क्यों पॉलिटिक्स में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज लगातार क्रिमिनल्स को चुनाव लड़वाती है? क्या है प्रज्वल रेवन्ना केस की कहानी? क्यों इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स का साथ लेती है? और क्या है पॉलिटिक्स से क्रिमिनल्स को खत्म करने का उपाय? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पॉलिटिकल स्फीयर में फैले हुए क्रिमिनल्स और राजनीति में से क्रिमिनलिज्म को खत्म करने के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखिए, भारत में राजनीति और क्राइम की बड़ी ही पुरानी गठजोड़ है। भारत की राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव लंबे समय से बना हुआ है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के मुताबिक 2009 से 2019 के बीच गंभीर आपराधिक आरोपों से घिरे सांसदों की संख्या 109% बढ़ी है। इससे 17वीं लोकसभा में निर्वाचित होकर पहुंचे नेताओं में से करीब 43% के खिलाफ छोटे बड़े आपराधिक मामले थे। इसी कारण आज भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। यह बार बार देखने को मिल रहा है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी क्रिमिनल्स को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है, और ये बात किसी एक पार्टी की नहीं है, ये हाल देश की लगभग सभी पार्टीज का है। अभी हाल ही में आपने प्रज्वल रेवन्ना का केस देखा होगा। प्रज्वल रेवन्ना भारत में एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवगौड़ा का पोता है। उसकी हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कर्नाटक में एक छोटी सी जगह है, वहां पर पेन ड्राइव से उसके लगभग 2964 अश्लील वीडियो मिले हैं। अब आप सोचेंगे कि अश्लील वीडियोस पेन ड्राइव में रखना क्या कोई जुर्म है? तो मेरा जवाब है नहीं, अश्लील वीडियोस रखना इलीगल नहीं है। लेकिन ये सारी अश्लील वीडियोस में एक बात कॉमन है और वो है प्रज्वल रेवन्ना। जी हाँ, इन हर एक वीडियो में लड़की तो बदल रही है लेकिन एक चेहरा हमेशा कांस्टेंट है और वो है प्रज्वल रेवन्ना का। इन सारे वीडियोस में प्रज्वल लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हुए दिख रहा है और जबरदस्ती करते हुए वो अपने आप को अपने ही कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा था। अब वीडियोस जैसे ही वायरल होती है, तुरंत ही प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर उंगली उठना भी शुरू हो जाती है। तो प्रज्वल खुद को तुरंत ही डिफेंड करते हुए बोलता है कि ये सारे वीडियोस फेक हैं, डीप फेक से इन सारी वीडियोस को बनाया गया है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो मेरा नाम बदनाम करने के लिए सारी वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। इसके बाद वो वहां के सिविल कोर्ट में चला जाता है और वो बोलता है कि ये सारी फेक वीडियो है। उसके बाद वहां की कोर्ट एक नोटिस जारी करती है जिसमें वो बोलती है कि 84 मीडिया आउटलेट्स और 3 लोग इन सारी वीडियोस के बारे में कभी भी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारे वीडियोस फेक है। कोर्ट ये सारी बात बिना कोई जांच पड़ताल के कर देती है। देखिए, बिना कोई जांच पड़ताल किए कैसे सिर्फ पावर के दम पर जुडिशरी को अपनी जेब में रखकर ये रसूखदार लोग चलने लगते हैं। इस बात का ये जजमेंट उदाहरण है। ये वही जुडिशरी है जिसके ऊपर भारत के लाखों लोग भरोसा करते हैं। देखिए, अगर ये जुडिशरी इन सारे वीडियोस को लोगों के सामने आने देती या इन सारे वीडियोस को मीडिया हाउसेस को चलाने देती तो कहीं ना कहीं प्रज्वल रेवन्ना के बारे में लोगों को पहले से ही पता चल जाता। अब तो यह भी नहीं पता कि न जाने सीडी कांड के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने कितनी सारी महिलाओं को प्रताड़ित किया होगा। उन सारी महिलाओं को कोर्ट बचा सकता था। देखिए, वीडियो किसने वायरल की, क्यों की, यह सब एक अलग बात है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इतने सालों से ये सब कुछ करता आ रहा था, बावजूद उसको आज भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज पूरा सपोर्ट कर रही है। बात यह है कि प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से बिलोंग करता है और इस साल के चुनाव में बीजेपी और जेडीएस उसको पूरा सपोर्ट कर रही है। प्रधानमंत्री तो उसके लिए स्पेशल सभा तक करने गए थे। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की इसमें गलती है कि कैसे जेडीएस एक क्रिमिनल को टिकट दे देती है और बीजेपी उसको सपोर्ट भी करती है। फिलहाल प्रज्वल फरार है क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है उसके तुरंत बाद ही वो सांसदों को मिलने वाले स्पेशल डिप्लोमेटिक वीजा को लेकर जर्मनी भाग जाता है। देखिए, यहाँ सिर्फ बात एक पार्टी और एक जगह की नहीं है। अभी हाल ही में संदेश खाली का इंसिडेंट सबके सामने आया है जो तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार के समय में हुआ। संदेश खाली केस में शेख शाहजहां जो तृणमूल कांग्रेस का एक प्रोमिनेंट नेता था, वो अपने आप को अपने एरिया का बेताज बादशाह बोला करता था। संदेश खाली पर वो राज किया करता था और राज किया असल में वो संदेश खाली के लोगों के ऊपर आतंक फैलाया करता था। बेसिकली संदेश खाली एक छोटी सी जगह है बंगाल में जहां पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं और इसी जगह से शेख शाहजहां वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन शेख शाह असल में उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन छोड़कर वहां के लोगों पर गुंडागर्दी किया करता था। वो वहां के लोगों की जमीन हड़पता था और उसके ऊपर वो फिश फार्मिंग करता था, जिसकी वजह से वो तो बहुत सारा पैसा कमाता था लेकिन वहां के गरीब लोग बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पा रहे थे। अब आपको लग रहा होगा इसमें इतना बड़ा क्या अपराध हो गया, तो देखो, इसकी गुंडागर्दी सिर्फ जमीन हड़पने तक नहीं थी। इसके आतंक का फैलाव इस कदर था कि संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के जो पार्टी वर्कर क्या बेसिकली वो शेख शाहजहां के गुंडे थे। वो संदेश खाली के लोगों के घर घर जाकर तलाशी करते थे और तलाशी के बाद जिसके भी घर में उन लोगों को लड़कियां मिलती थी, उन लड़कियों को उठाकर वो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में लाकर रात भर उन लड़कियों के साथ गलत काम किया करते थे।
और ये एक दिन की बात नहीं है, बल्कि कई सालों से ये कांड संदेश खाली में चल रहा था, लेकिन आज तक ये बात किसी के सामने नहीं आई थी। वो तो अच्छा हुआ कुछ दिन पहले कुछ मीडिया जर्नलिस्ट संदेश खाली गए थे, क्योंकि वहां की महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी तो उनको कवर करने, और जैसे ही वो लोग संदेश खाली जाते हैं वहां की असलियत देश के सामने आ जाती है, जिसके बाद पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। देखिए, ये जो शेख शाह है वो तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर है, लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस के ऊपर उंगलियां उठना शुरू होती है, वैसे ही ममता बनर्जी की निर्ममता दिखना शुरू हो जाती है। वो तुरंत ही तृणमूल कांग्रेस को डिफेंड करने लग जाती है। वो कहती है कि ये बीजेपी का एजेंडा है, मेरी पार्टी के नेता ने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन कुछ समय बाद शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, शेख शाह अकेला नहीं है, उसके जैसे कई दरिंदे हैं भारत की राजनीति में जो आए दिन पनप रहे हैं, और ऐसे दरिंदों को पॉलिटिकल पार्टी न सिर्फ टिकट देती है बल्कि उनका पूरा बैकग्राउंड जानते हुए ऐसे लोगों को मीडिया के सामने प्रोटेक्ट भी करती है। पार्टी और उनके बड़े नेताओं को सब पता होता है कि ये लोग लड़कियों को मॉलेस्ट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, फिर भी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती है, क्योंकि पार्टी को भी पता है कि ऐसे ही लोग हमको इलेक्शन जिता सकते हैं, और जनता भी ऐसे ही लोगों को वोट देती है। और ये सारी पार्टीज में होता है, क्योंकि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। अभी देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी में भी आपने सिटिंग सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम भी सुना होगा। हुआ यह था कि कुछ दिन पहले दिल्ली में रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनका प्रोटेस्ट का कारण था कि उस समय के रेसलर्स फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह रेसलिंग में आने वाली नई लड़कियों को मॉलेस्ट किया करता था, और कई लड़कियों को तो वो हैरास भी करता था। जब भारत के रेसलर्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया तो कई दिन तक तो सरकार ने उन पहलवानों की आवाज तक नहीं सुनी। सरकार कहती है जो करना है करो, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन कुछ दिन में जब मीडिया और पब्लिक प्रेशर बढ़ने लगता है तो सरकार ब्रिजभूषण को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाती है। लेकिन यह जानते हुए कि उस व्यक्ति ने क्या किया, बीजेपी 2024 के यानी इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दे देती है। अब सोचने वाली बात है कि अगर गलती से इसका बेटा चुनाव जीत गया तो फिर ब्रिजभूषण के पास एक तरह से इनडायरेक्ट पावर आ जाएगी। देखिए, सारी पार्टी का यही हाल है। कांग्रेस ने भी इमरजेंसी के समय संजय गांधी ने भी गैंगस्टर्स को अपना प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए रखा था, और इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इन गुंडों को टिकट भी दिया था। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले आपने अतीक अहमद का नाम सुना होगा। वो समाजवादी पार्टी का ही नेता था। इस पार्टी में भी कई गुंडे भरे हुए हैं, और उनके बारे में जानते हुए भी समाजवादी पार्टी इन गैंगस्टर्स को लगातार टिकट देती थी, और इसी वजह से कई सालों तक उत्तर प्रदेश में गुंडा राज हुआ करता था। कुल मिलाकर देश के पॉलिटिकल स्फीयर में कई सारे गुंडे और बदमाश फैले हुए हैं। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें तो 17वीं लोकसभा में 43% सांसदों यानी लगभग 233 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, और उसमें से भी 29% सांसद यानी 159 सांसदों पर रेप, हत्या, मर्डर, फिरौती मांगने जैसे गंभीर आरोप थे। इसमें से 30 सांसदों ने खुद बताया कि उन पर हत्या का केस चल रहा है। 29 सांसदों ने बताया कि उनके खिलाफ हेट स्पीच के केस है। 19 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ क्राइम का केस दर्ज है। बात अगर पार्टी की करें तो बीजेपी के 116 यानी 39% सांसदों के खिलाफ केस दर्ज थे। कांग्रेस के 57%, जेडीयू के 81% और डीएमके के 41% सांसदों के खिलाफ केस थे। आप सोच सकते हैं कि हमारे माननीय सांसदों का यह हाल है तो हमारे अलग अलग स्टेट असेंबली में बैठने वाले माननीय विधायकों का क्या हाल होगा। अब इन आरोपों में ऐसा भी नहीं है कि किसी ने फर्जी एफआईआर कर दी इसलिए इन पर केस चल रहा है, बल्कि ये वो चार्जेस हैं जिनमें बाकायदा जांच हुई है और सबूत भी मिले हैं, और इनके केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। देखिए, बात अगर समाधान की करें तो इस बड़ी सी दिक्कत यानी क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स का समाधान बहुत आसान है, और वो ये कि पार्टीज क्रिमिनल्स को टिकट न दे और लोग क्रिमिनल को वोट न दे। लेकिन बावजूद इसके इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है। जी हाँ, 1999 में एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने पॉलिटिक्स में जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की थी, और दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट ने पीआईएल एक्सेप्ट की तो हमारे नेता, जिनको हम बड़े प्यार से जिता कर लाते हैं, इन सब ने मिलकर उस पीआईएल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील खारिज कर दी तो देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला, यानी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गई। देखिए, देश में कुछ भी हो, देश पर हमला हो, बात देश की अर्थव्यवस्था की हो या फिर विदेश नीति की हो, किसी भी मुद्दे पर कभी ये पॉलिटिकल पार्टीज एक नहीं होती, लेकिन इस मैटर में ये सारी पार्टी एक हो गई थी। देखिए, भारत के कानून के हिसाब से जब तक किसी भी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक उस आदमी को बेकसूर माना जाता है, और उसी चीज का फायदा उठाते हैं हमारे ये नेता और चुनाव लड़ते जाते हैं। और देखो, ये फैसिलिटी भी सिर्फ हमारे नेताओं को ही है, क्योंकि अगर कोई सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और अगर गलती से उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस हो ना तो उसको ऑफर लेटर ही नहीं मिलेगा। आज देश में लाखों कैदी ऐसे हैं जिन पर जजमेंट नहीं आया है, बावजूद वो जेल में है। तो देखो, इसलिए मैंने कहा ये सारी स्पेशल फैसिलिटी सिर्फ हमारे नेताओं के लिए है। मुझे ये नहीं समझ आता कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में
एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढना इतना मुश्किल है जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। लेकिन इन क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट देने के पीछे भी रीजन है। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से एक नॉर्मल कैंडिडेट के कंपेयर में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स के जीतने के चांस 3 गुना ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक क्लीन कैंडिडेट के मुकाबले एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला कैंडिडेट मनी और मसल पावर का एक परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। वो पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठा करने से लेकर सारे गलत काम करने में माहिर होते हैं और इसलिए अपनी पार्टी की पसंद होते हैं। देखिए, इन सबसे पार्टी की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन कास्ट और सिस्टम फेलियर की वजह से इनको वोट देना लोगों की भी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि देश में सिस्टम ऐसा बन चुका है कि एक एफआईआर करने के लिए भी आपको जान पहचान और जुगाड़ की जरूरत होती है, और इन दोनों काम के लिए आपको अपने नेता के पास जाना होगा। तो यह कमजोर सिस्टम हमको इन नेताओं को वोट देने पर मजबूर करता है, जिसके बाद हम तो कमजोर रहते हैं मगर नेता मजबूत होते जाते हैं। और इसके पीछे कारण भी है। सीएमएस यानी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ था। तो देखो, अब नेताजी इतना पैसा खर्च करेंगे तो इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो देखेंगे। दोस्तों, ये सिस्टम, ये पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का होना एकदम से तो ठीक नहीं हो जाएगा, ना हम इसको एकदम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, और वो है कि कभी भी कोई भी चुनाव हो तो उसमें हम कम से कम किसी क्रिमिनल को तो वोट न दे। भले ही वो क्रिमिनल हमारी अपनी पसंदीदा पार्टी का हो या हमारी जात का हो, अगर वो क्रिमिनल है तो उसको वोट नहीं देना है। हमको बस 1-2 बार ऐसा करना है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों को टिकट देना खुद बंद कर देगी। दोस्तों, हम घर में कोई बड़ा सामान लाते हैं तो जितनी रिसर्च हम उस सामान को खरीदने से पहले करते हैं, या किसी कोचिंग या कॉलेज में जाने से पहले जितनी रिसर्च उस संस्था के बारे में करते हैं, अगर उसकी आधे से कम रिसर्च भी अगर हमने चुनाव में खड़े हुए अपने कैंडिडेट के बारे में कर ली, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जितने भी लोग हैं ना, वो पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे, बल्कि वहां दिखेंगे जहां इनको सचमुच में होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।